25 सितंबर 2024 के सुबह 7-8 बजे के आसपास का वाकया था। कुछ लोग जब अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो इसी बीच में एक पेड़ से लटकी हुई लाश दिखाई देती है। दरअसल यह लाश थी उड़ीसा प्रदेश का एक जिला है, भद्रक का ही एक गांव लगता है, ठुरी। ठुरी गांव के एक पेड़ पर जिस तरह से लाश मिलती है तो लोगों ने जब जाकर नजदीक से देखा तो वहां पर एक बैग था, नोटबुक और साथ ही स्कूटर था। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और यह पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार यह लाश है किसकी। जब यह पता चलता है तो पता यह चलता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय की है। वो मुक्ति रंजन रॉय जो कर्नाटक प्रदेश में एक लड़की की हत्या हो जाती है, उसके 49 टुकड़े हो जाते हैं और उसमें प्राइम सस्पेक्ट कोई व्यक्ति होता है। तो मुक्ति रंजन राय ही था, जिसकी लोकेशन कभी उड़ीसा में मिलती है तो कभी पश्चिम बंगाल में मिलती है। कातिल तो मर चुका है, लेकिन कातिल ने कत्ल क्यों किया? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था, क्यों उसके इतने सारे टुकड़े किए गए थे। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पड़ोसी देश नेपाल के एक कंठ, एक राज्य लगता है, उसी का एक गांव लगता है, टीकापट्टी से। वहां से एक परिवार यहां आने के बाद अपने काम धंधे में लग जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि उनकी पत्नी को जुड़वा बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम लक्ष्मी रखा जाता है और दूसरी बेटी का नाम महालक्ष्मी रखा जाता है। कुछ दिन के बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम नरेश रखा जाता है और एक और बेटा पैदा होता है जिसका नाम उक्कम सिंह रखा जाता है। यह परिवार अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, खुशहाल जिंदगी जी रहा था। जो सपने थे, जैसी कमाई थी, वैसे सपने भी इनके पूरे हो रहे थे। बच्चे बड़े होने लगते हैं और लक्ष्मी की शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है और लक्ष्मी अपना नाम बदलकर शाहिदा बुशरा रख लेती है। हालांकि परिवार को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, वो अपनी जिंदगी में अच्छी खासी खुश थी। नंबर आता है महालक्ष्मी का, जो उसकी जुड़वा बहन होती है महालक्ष्मी की। साल 2019 में नेलमंगला एक इलाका लगता है, बेंगलोर का ही। वहां का रहने वाला हेमंत दास होता है, उससे शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद यह लड़की अकेले रहना शुरू कर देती है, यानी कि महालक्ष्मी का अपने ही पति से अलगाव हो जाता है। इस बीच में उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। अब बेटी वह लेने से इनकार कर देती है और वह बेटी हेमंत दास इनकी पति के हिस्से में आती है। कुछ दिन तो यह अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन परिवार के साथ रहने के बावजूद भी इसकी परिवार से ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि यह आजाद ख्याल की थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना बिल्कुल अलग रहे। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, यह अपना किसी काम धंधे की तलाश में जुट जाती है। तो कभी किसी मॉल में कहीं कहीं नौकरी करती है, तो कभी किसी जगह कहीं नौकरी करती है। आखिरकार इसको नौकरी भी मिल जाती है और जब नौकरी मिल जाती है, एक मॉल के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, उसी के ही सेल्स वुमेन के लीडर का इस जॉब मिल जाता है और बहुत अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच में अक्टूबर 2023 का यह वाकया है। इसने बेंगलोर का ही एक जगह लगती है, वया कवल। वहां पर एक 3 मंजिला मकान होता है। 3 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पर यह रहना शुरू कर देती है। इसी बीच में इसका भाई, इसकी भाभी, ये भी आकर साथ रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहन का अकेले रहना इस तरह से ठीक नहीं था। पहले से वो अपने पति से अलग रह रही, अपनी बेटी से अलग रह रही थी, अब वो परिवार से भी अलग रहने लगती है। तो भाई ने कहा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन भाई और भाभी कुछ दिन तो साथ रहते हैं, लेकिन विवाद हो जाता है, इसलिए भाई भी छोड़कर चला जाता है। उसने साफ साफ बोल दिया था महालक्ष्मी ने कि वह अकेला ही रहना पसंद करेगी, अकेले ही रहेगी। अब वह अकेली रहने लगती है। इस बीच में 1-2 बार कहीं विवाद भी होता है। तो हेमंत दास एक हेयर ड्रेसर का काम करने वाले अशरफ पर एक इल्जाम लगाता है कि हमारे परिवार में, हमारी शादीशुदा जिंदगी में जो दरार आई है वह अशरफ के वजह से आई है। इस बात पर कुछ कहा सुनी भी होती है, लेकिन महालक्ष्मी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह अपने मन की मालिक थी। मां, भाई, बहन, परिवार के लोग इससे ज्यादा मतलब भी नहीं रखते थे, ज्यादा बात भी नहीं करते थे। हालांकि बातचीत होती थी, लेकिन उतनी बातचीत नहीं होती थी जितने के परिवार के लोगों के बीच में आपस में होती है। पता चलता है कि कई हफ्ते बीत जाते थे। इसलिए यह जो फोन कॉल की जो दूरियां थीं, जो कम्युनिकेशन गैप था, वो लगातार हो रहा था और महालक्ष्मी अपनी जिंदगी में ऐसी चल रही थी।
अब एक दिन ऐसा आता है, 21-22 सितंबर 2024 का ये वाकया है। जिस बिल्डिंग में महालक्ष्मी रहती है, उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जीवन प्रकाश होता है, व्याली कंवल की मैं बात कर रहा हूं। जब ये वहां जहां रहती है वहां पर बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। जीवन प्रकाश ने अपने आसपास के लोगों से कहा कि तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। ज्यादातर घरों के लोगों ने कहा कि हमारे घर से नहीं आ रही, बल्कि टॉप फ्लोर से आ रही है, आपको टॉप फ्लोर पर जाना चाहिए। टॉप फ्लोर पर वह जीवन प्रकाश जाता है और जाने के बाद महालक्ष्मी के जो घर होता है उस दरवाजे पर खड़ा होता है। पहली बात तो कई बार आवाज लगाता है, लेकिन आवाज लगाना उसके लिए फिजूल भी था, क्योंकि ताला लगा हुआ था। ताला लगा होने की वजह से इसने उधर जब चेहरा करता है तो उस घर की तरफ से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध को लेकर वो परेशान हो जाता है। तुरंत ही वो मकान मालिक से संपर्क करता है और मकान मालिक से बताता है कि जो ये घर है जिसको किराए पर आपने दिया है, एक लड़की रहती है महालक्ष्मी, जो सुबह यहां से सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास निकलती है और शाम यानी कि रात लगभग 10 बजे के आसपास वापस आती है। बाकी यहां ज्यादा लोगों से मतलब रखते नहीं है, लेकिन इसके कमरे के अंदर से बेइंतहा दुर्गंध आ रही है। कुछ ना कुछ तो जरूर दाल में कुछ काला है, आपको यहां आना चाहिए, देखना चाहिए। मकान मालिक ने भी आकर यह देखा तो उसे भी लगा कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उसने जो कमरा किराए पर लिया था और एक कागज वगैरह तैयार कराए गए थे, उसमें अल्टरनेट नंबर लिखे हुए थे और अल्टरनेट नंबर जो था उसकी बहन लक्ष्मी का होता है और भाई का नंबर होता है। भाई और बहन को फोन किया जाता है और फोन करने के बाद बताया जाता है कि घर के अंदर से दुर्गंध आ रही है। फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप आ जाइए। अब माँ और बेटी दोनों आती हैं, यानी कि लक्ष्मी जो उसकी जुड़वा बहन होती है, साथ ही माँ मीना राणा। ये जब आते हैं, आने के बाद देखते हैं तो अड़ोस पड़ोसी हो, मकान मालिक हो और खुद माँ बेटी, इनके सामने ही उस दरवाजे को खोला जाता है। दरवाजा खोला जाता है तो पता चलता है कि अंदर बहुत ज्यादा दुर्गंध थी। लोग चीख कर बाहर निकलते हैं और जब अंदर का दृश्य देखा जाता है तो दृश्य किसी पर देखा नहीं जाता। जगह जगह के घर के अंदर कीड़े रेंग रहे थे, चाहे रसोई हो या फिर आंगन हो या फिर बेडरूम हो। जहां जहां तक उनकी पहुंच थी, जहां जहां तक वो रेंग सकते थे, वो रेंग रहे थे। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है, पुलिस मौके पर आती है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि खून के कोई धब्बे तो नहीं मिलते, लेकिन यहां दुर्गंध कहां से आ रही है? तो एक लाइन थी जो शायद कीड़ों की वजह से लाइन हुई थी, या फिर वहां से ब्लड बहा था। कुछ इस तरह की लाइन थी। जब पुलिस ने उस लाइन का पीछा किया तो वो लाइन जा रही थी फ्रिज की तरफ। लगभग 165 लीटर का 1 डोर फ्रिज था। उस फ्रिज को जैसे ही खोला जाता है तो एक बार फिर से लोगों की चीख निकल आती है। दरअसल उस लड़की की जो लाश थी वो फिर इसके अंदर पैक थी, लेकिन उसके कई सारे टुकड़े हुए थे। ऊपर का जो गर्दन का हिस्सा है वो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखा हुआ है, पैरों का जो हिस्सा है वो ऊपर वाले हिस्से में रखा हुआ है। बाकी शरीर के अलग अलग जो टुकड़े थे वो फ्रिज के अंदर पैक हो रहे थे। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार क्या वजह है, क्या नहीं। पुलिस ने जब इन वजहों को तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि महालक्ष्मी अपने पति से करीब 4 साल से अलग रह रही थी। लेकिन जब पति से पूछताछ की जाती है तो उसने एक लड़के का नाम लिया, जिस लड़के का नाम अशरफ होता है कि अशरफ ने ही मेरी बीवी का कत्ल किया है, उसी ने ही इसके टुकड़े किए हैं। बस इतना था कि जब यही बात अब सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविजन पर हर जगह अशरफ का नाम सामने आने लगता है। लेकिन बेंगलोर पुलिस ने जब इसका मोबाइल तलाश किया तो बैट पर ही मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल की लोकेशन निकलवाई जाती है, CDR निकलवाई जाती है, किस किस से बातें होती थीं उसके बारे में पता निकाला जाता है। अब जब CDR के माध्यम से ये पता चलता है कि एक नंबर है जिस पर बहुत सारी बातें होती थीं, वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उड़ीसा के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नंबर नाम मुक्ति रंजन रॉय होता है। अब उसके बारे में पता निकाला जाता है तो वो बंबई गया हुआ था। बंबई अपने भाई के पास जाता है तो पुलिस उसके भाई से भी कांटेक्ट करती है। जब कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि वो वहां से जा चुका है, यानी कि अपने गांव उड़ीसा की तरफ जा चुका है।
उड़ीसा में जाता है, अपनी मां से मुलाकात करता है, मां से बातचीत करता है। पुलिस इससे पहले कि उसको गिरफ्तार करती, उसे पकड़ती, उससे पहले ही मर जाता है। मरने से पहले उसने एक प्रेस यानी कि एक पत्र लिखा था। पत्र में एक कारण लिखा था, साथ ही अपनी मां को कुछ कारण बताए थे, साथ ही उसने भाई को कुछ कारण बताए थे। अब पुलिस ने जब इन कारणों को जाना, मीडिया के माध्यम से ये कारण जब लोगों को पता चलते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल आजाद ख्यालों वाली महालक्ष्मी की नजदीकियां इस लड़के से, यानी कि जिसके लड़के का नाम मुक्ति रंजन रे रॉय होता है, उससे जुड़ जाती हैं। साल 2023 में मुक्ति रंजन रॉय जो भी कुछ कमाया करता था, वह अपनी कमाई का सारा मोस्टली हिस्सा उसके हिस्से में चला जाया करता था। अब चाहे सोने की चैन हो, अंगूठी हो या फिर महंगा मोबाइल हो, इस तरह की जो ये चीजें थीं जो उसने अपने भाई से इस बात का जिक्र किया था कि महालक्ष्मी के लिए दिलवाया। लेकिन महालक्ष्मी की लगातार डिमांड बढ़ती चली जा रही थी और मुक्ति उतना पैसा कमा नहीं पाता था, इसलिए वह अपने घर पर पैसे भी नहीं भेज रहा था। 1-1.5 साल से लगातार डिप्रेशन में भी चल रहा था। इसी बीच में कहासुनी भी हो जाती है। एक बार इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने के लिए वो थाने में शिकायत कर देती है। बताया जाता है कि वो केरल का इलाका था। जब वहां शिकायत दर्ज कराई जाती थी तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन 1000 देकर मुक्ति छूट जाता है और वहां से बचकर निकल आता है। आगे वक्त बढ़ता है और आगे वक्त बढ़ने के बाद इसको लगातार ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, इसको धमकियां दी जा रही थीं और महालक्ष्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मुक्ति को धमकी दी थी, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोनों एक ही मॉल के अंदर काम करते थे, एक मैनेजर की भूमिका में था तो एक ब्यूटी प्रोडक्ट में होती है उसकी सेल्स वूमेन की लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन मनमुटाव लगातार बढ़ रहा था। एक तरफ तो प्यार के बाद रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के बाद जब नफरत का दायरा बढ़ने लगता है तो नफरत का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1 सितंबर 2024 को ये दोनों काम पर जाते हैं, लेकिन 1 सितंबर 2024 के बाद जब काम से घर वापस जाते हैं तो यह लड़का भी साथ चला जाता है और 2 सितंबर को यह नंबर बंद हो जाता है। नंबर बंद हो जाता है, उसी के कमरे में उसी के साथ मुक्ति भी था और महालक्ष्मी भी। ये दोनों साथ होते हैं। कहां सुनी होती है जब इसने अपने भाई, अपनी मां को यह पूरी कहानी बताई थी। कुछ बातें उसने एक पत्र में भी लिखी थी। बताया जाता कि उसने उस लड़की की जो गर्दन थी उसको बहुत बुरी तरह से पकड़ा था और पकड़ने के बाद उसको तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी प्राण नहीं निकल जाते हैं। लड़की मर जाती है, लेकिन अब वो सोचता है कि इस लाश को किसी तरकीब से ठिकाने लगाए जाए, लेकिन वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था। हालांकि एक ट्रॉली बैग भी वहां पर पाया जाता है और ट्रॉली बैग लाने का मकसद यही था कि उसके लाश को इस जगह पैक करके यहां से दूर ले जाकर कहीं डिस्ट्रॉय कर देगा, फेंक देगा और इस घटनाक्रम का कभी खुलासा होगा ही नहीं। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में अब कैसे जाए, कहां से कैसे निकले, इसलिए वो परेशान हो जाता है और लाश को बजाय ठिकाने लगाने के उसने जो फ्रीज होता है उसके अंदर ही ठिकाने लगा देता है और फिर उसके बाद पूरे घर को साफ करता है, धोता है। जगह जगह जो खून के धब्बे थे, कहीं केमिकल का इस्तेमाल करके उन खून के धब्बों को भी साफ कर देता है और वो यहां से निकल जाता है। सीधा अपने भाई के पास पहुंचता है और भाई के पास पहुंचने के बाद फिर वो वहां से कुछ दिन रहता है और वहां से निकलने के बाद मां के पास पहुंच जाता है। मां के सीने से लगकर बहुत ज्यादा रोता है, अफसोस जाहिर करता है कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने एक लड़की की हत्या कर दी है। कुछ इस तरह की बातें जब मां से बताता है, मां ने जब पुलिस को बयान दिया तो पुलिस ने इन बयानों को भी दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस भाई को भी अपनी हिरासत में लिया था, उससे भी पूछताछ की थी, उसने भी कुछ कहानियां बताई थीं। उस कहानी के बाद फिर वह इतना ज्यादा परेशान था कि एक जगह रुक भी नहीं पा रहा था और यह कहानी लगातार अखबारों में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर आ रही थी। ऐसी स्थिति में वह जाए तो कहां जाए। उसे लग रहा था कि कहीं पुलिस पकड़ेगी तो उसके साथ कुछ करेगी, इसलिए उसने ज्यादती से बचने के लिए, इसने जमाने में रुसवाई से बचने के लिए और जो वह 1-1.5 साल से डिप्रेशन का शिकार हो रहा था,
उन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए अपनी जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पुलिस के बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब तो पुलिस को शायद अब कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में है नहीं। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार के हवाले कर दिया गया और शायद उस शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। इसलिए जितनी कहानी उस पत्र में लिखी हुई थी, जितनी कहानी मां को सुनाई थी, जितनी कहानी अपने भाई को सुनाई थी, उस कहानी से ही बाकी का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। पहले घर वाले अंदाजा लगा रहे थे कि अशरफ ने कत्ल किया है, लेकिन जब पुलिस ने अशरफ को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की थी, तो पता चला कि अशरफ से काफी समय से इस महालक्ष्मी का संपर्क नहीं हो पा रहा था। महालक्ष्मी के संपर्क में और भी कई लोग थे, उनसे भी जब पूछताछ करते हैं तो उनका भी कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि मुक्ति रंजन रॉय जो होता है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और जो भी सबूत थे वो सबूत भी अब इस दुनिया में जो भी दे के गया है, कातिल अपने पत्र में लिखकर परिवार को बताकर वह जा चुका है। इससे ज्यादा किसी को जानकारी मिल भी नहीं पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।